नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। दंगल में आज हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो हार की जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। जी हाँ, हार की जब हम बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं हम हरियाणा कांग्रेस की। हरियाणा कांग्रेस के वो नेता जो हार गए और अपने दिल का दर्द बयां कर रहे हैं, और फिर वो नेता जो हार की जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। कुछ एक का कहना है कि कांग्रेस की सर्जरी होनी ही जरूरी है और ये सर्जरी ही आखिरी विकल्प है, लेकिन ये सर्जरी होगी कब, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो दंगल के आज के हमारे बड़े सवाल जिन पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हार के बाद संगठन की याद क्यों आई, हार की जिम्मेदारी लेने से क्यों भाग रहे हैं नेता, क्या हरियाणा कांग्रेस की सर्जरी ही आखिरी विकल्प है। जी हाँ, ये बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये सारे सवाल हम क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता ही कुछ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सवाल खड़े हुए हैं। संगठन की याद इतने सालों बाद आज कांग्रेस के नेताओं को क्यों आ रही, बड़ा ही हंसी आती है ये सोचकर कि जिनके ऊपर संगठन को बनाने की जिम्मेदारी थी, आज हार के लिए वो संगठन का ना होना जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सुनाते हैं आपको कि कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। 10 साल से नहीं बना, वो सबसे एक बड़ा कारण है। लोग सोचते हैं कि 10 साल से क्यों नहीं कांग्रेस का संगठन बन रहा। तो इसमें कोई व्यक्ति विशेष है आप मानते हैं जिनकी वजह से नहीं बना? अब ये हमारा कांग्रेस नेतृत्व को सोचना चाहिए भी क्यों नहीं बन रहा, कहाँ कमी है, कौन व्यक्ति है जिसकी वजह से संगठन नहीं बन रहा है, उसके लिए कौन दोषी है, ये बताना चाहिए। और जो दोषी है उसको अलग करो। नहीं, हमने हमसे जब भी मांगा हमने सारी चीज कंप्लीट उसी समय कर दी। हमारे मुताबिक होता तो 1 साल पहले संगठन बन जाता। तो कौन था जो संगठन नहीं बनने दिया? इसके बारे में प्रभारी जी बता सकते हैं कहाँ अड़चन थी क्या। तो ये थे कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान। मजाक सा लगता है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी आज वो पूछ रहे हैं कि संगठन नहीं बना। अरे भाई, तो संगठन बनाना किसने था, और ये पूछ रहे हैं कि कौन दोषी है। अब इनका जवाब तो इन्हीं को देना है, खैर इस पर चर्चा और करेंगे। लेकिन हरियाणा कांग्रेस ने कांग्रेस के नए सह प्रभारी नियुक्त किए। अब उनका क्या कहना है संगठन को लेकर, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। ये कहना जितना आसान है, हरियाणा कांग्रेस को संभालना उतना आसान नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज आके इस गुटबाजी को खत्म नहीं कर चुके हैं बघेल जी। और अभी आपने देखा जो नतीजे दिखे हैं हरियाणा चुनाव में, वो अपने आप में बहुत सवाल खड़े करते हैं। पहले मेरा उद्देश्य रहेगा कि संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए। हाँ। क्योंकि मुझे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री केसी वेणुगोपाल जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। 90 हलकों का पूरा प्रक्रिया जानता हूँ कि कैसे इसकी सामाजिक संरचना बनाया जाए, कैसे सबको समायोजित किया जाए, और कैसे हम बूथ लेवल से लेके ब्लॉक लेवल, जिला लेवल और प्रदेश लेवल का हम संगठन अच्छा बनाए। राहुल गांधी ने पूरे चुनाव में हाथ मिलाकर भरपूर कोशिश कर ली, लेकिन हाथ नहीं मिले और चुनाव हार गई पार्टी। देखिए मैम, जो हमारे हाईकमान ने किया बहुत सोच समझ के किया। जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी संगठन बनाने की, आज उदय भान कहते हैं संगठन नहीं बना तो इस वजह से हम चुनाव हार गए। ये मजाक नहीं है, उन कार्यकर्ताओं के साथ मजाक नहीं है, हरियाणा की जनता के साथ मजाक नहीं है बघेल जी। लेकिन मैंने कहा कि आगे का जो हमारा संगठन बनेगा, हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। आपकी लोग मानेंगे, ये जो बड़े नेता हैं कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, ये जब राहुल गांधी की बात नहीं माने, आपकी बात मान पाएंगे? बात मानने की बातें नहीं है, यहाँ तो संगठन की बात हो रही है ना। संगठन भी तो इन्हीं लोगों ने खड़ा करना है, इस गुटबाजी की वजह से संगठन नहीं खड़ा हुआ। जो पहले हुआ मैं उसकी बाद में आगे की बात। जी हाँ, ये आज के मेरे बड़े सवाल थे जितेंद्र बघेल से, जो कहते हैं कि संगठन बनाना है, संगठन बनाना है, लेकिन बनाना कैसे है। सीधा रुख करेंगे हमारे मेहमानों का जो आज हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश विद्रोही हैं कांग्रेस से, प्रियदर्शनी हैं बीजेपी से, और सुरेंद्र भाटिया हैं वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े, इनसे हम चर्चा करेंगे। वेद प्रकाश जी, मजाक सा लगता है जब कांग्रेस के नेता कहते हैं संगठन बनाना है। 5 साल आपके पास जिम्मेदारी थी, तब आप क्या कर रहे थे?
आज कह रहे हैं संगठन नहीं है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। कौन दोषी है? दोषी तो आप भी हैं। मजाक नहीं लग रहा आपको वेद प्रकाश जी? नवजोत जी, मजाक नहीं, क्रूर मजाक है। हाँ, 11 साल से संगठन नहीं है, और संगठन बनने देने के लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी बात है, हरियाणा के सभी वो नेता हैं जो प्रदेश स्तर के संगठन पर काबिज रहे या राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के पदाधिकारी हैं, वही तो रोड़े अटकाते हैं। हाँ। अगर ये लोग आपस में सलाह मशवरा कर लेते, झुक जाते, एक दूसरे को समायोजित कर लेते, तो संगठन बन जाता। हाँ। अब अगर आज ये दूसरों पर दोष दे रहे हैं, तो ये हरियाणा के कार्यकर्ताओं के साथ मजाक कर रहे हैं। वही सवाल तो मेरा आज था इनसे, जो आपके सह प्रभारी हैं, कि मजाक बना दिया है। मैं प्रभारी की तरफ से जवाब नहीं दे सकता। आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं खरी बात कहने का आदी हूँ, खरी बिल्कुल बात आदी हूँ। हाँ, तो मजाक तो है ही है। ना मैं लाग लपेट करता और ना मैं असत्य बोलता। सीधी सी बात है। ये जो नेता जो कह रहे हैं कि संगठन नहीं बना इसलिए हमारे, यही लोग जिम्मेदार है। रोका किस लिए था? दूसरी जिम्मेदारी हाईकमांड की है। हाईकमांड जानता था कि ये लोग संगठन नहीं बनने दे रहे जी, तो हाईकमांड को इनसे सूची मांगकर जो उचित समझे तो संगठन बना देना चाहिए था। किसी को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं थी। जब कांग्रेस ये सोचकर चलेगी कि सबको संतुष्ट करो, सबको विश्वास में लो, आप कोई निर्णय कर ही नहीं सकते। ना तो सभी संतुष्ट हो सकते और ना कभी कोई विश्वास में लिया जा सकता। जब 11 साल से संगठन नहीं बना तो कांग्रेस नेतृत्व को हथौड़ा चलाना जरूरी था। उन्होंने हथौड़ा नहीं चलाया, आप हार गए। कौन सा आपने उपलब्धि ले ली? अगर मान लो आप अपनी मर्जी से संगठन बना देते, फिर भी हार जाते, बात खत्म। पर एक चैप्टर तो खत्म होता। बिल्कुल। और अगर आप बीमारी को लाइलाज रखोगे, फोड़े को बनाए रखोगे, तो भाई फोड़ा तो दुखदाई होगा ही। यही कांग्रेस की स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं, नेताओं की गुटबाजी ने, नेताओं के स्वार्थों ने कांग्रेस को हरा दिया। हाँ। अगर इतनी चुनाव आयोग ने धांधली कर ली, भाजपा ने सत्ता दुरुपयोग कर लिया, कांग्रेस के प्रति दुष्प्रचार हो लिया, सब कुछ हो लिया, इसके बावजूद भी हरियाणा की जनता कांग्रेस को जिताने को तैयार थी यदि हम एकजुट रहते। मैं सारी बातों को दरकिनार करके मैं एक बात कहता हूं, रिजल्ट आ चुका, एक एक हलके का परिणाम आपके सामने है। आप विश्लेषण करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। आप दो ही कारणों से हारे हैं। 10 सीटें आप अपनी लड़ाई के अंदर हारे हैं। आपने अपने बागियों को नहीं बैठाया। अगर आप अपने बागियों को बैठाना चाहते तो बैठा देते। बिल्कुल। और बाकी हारे हो आप। ये ध्रुवीकरण जो हुआ है और भाजपा ने ध्रुवीकरण किया है, इसका सीधा प्रमाण लोग इधर उधर की बातें करते हैं। अरे सीधी सी बात है, किस क्षेत्र से आ रहे हैं हम उस क्षेत्र से आ रहे हैं जो गैर जाट क्षेत्र है, और वो है दक्षिणी हरियाणा। वहां सबसे ज्यादा पिछड़े लोग रहते हैं। जाट गैर जाट का ध्रुवीकरण हुआ और आप 28 में से 21 सीट भाजपा की झोली में चली गई। चलिए, पोलराइजेशन हुआ या नहीं हुआ इसका जवाब तो प्रियदर्शनी देंगी। मैडम आप अगर आंख मूंद लेंगी तो क्या सूर्य नहीं उगेगा क्या? बिल्कुल सही है वेद जी। आप जो भाजपा पे इल्जाम लगा रहे हैं उसका जवाब तो भाजपा की प्रवक्ता ही दे सकती है। मैडम सुनिए, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, परिणाम है। उन परिणामों का क्या करोगे? रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल। कहां से जीता, कौन दल कहां से जीता, पूरे हरियाणा के रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्टों के बाद भी कुछ कहने की जरूरत है क्या? ठीक है, चलिए सुन लीजिए ना, उस ध्रुवीकरण को बढ़ावा हमने दिया। मैं ये भी तो कह रहा हूँ। बिल्कुल। अगर हम उस ध्रुवीकरण को कड़ाई से रोकते तो हो सकता है भाजपा इतनी कामयाब नहीं हो पाती, पर हमारी भी गलती है। पर अगर आप ये कहो कि भाजपा तो पाक साफ है, फिर भी रिजल्ट क्या है? ये विश्लेषण किस चीज का होता है? विश्लेषण आप परिणामों का ही तो करोगे। अब ना तो कोई कल्पना की बात है, ना कोई दावे की बात है। 90 की 90 सीटों का परिणाम आपके सामने है। 90 की 90 सीटों का सामाजिक समीकरण क्या है ये सबको पता है। ठीक है वेद जी, अब एक बार चर्चा में शामिल प्रियदर्शनी को भी कर लेते हैं, वो भी अपनी बात रख लें।
फिर आपके पास जरूर आऊंगी, क्योंकि आप ही ने ज्यादा बात करनी है, आप ही ने बताना है कि हार के बाद ही संगठन की याद आ रही है। हालांकि आप बहुत कुछ कह चुके हैं और बहुत बेबाक तरीके से आप अपनी बात रखते हैं। प्रियदर्शनी, जहां कांग्रेस अपने संगठन को कोस रही है, लेकिन उसके साथ ये भी कह देती है कि भाजपा ने ध्रुवीकरण किया, पोलराइजेशन की और उसके साथ सत्ता का दुरुपयोग भी किया। प्रियदर्शनी जी। नमस्कार नवजोत जी, बाकी दोनों साथियों को भी मेरा नमस्कार। पहली बात तो, जस करनी तक भोग न दाता, नर्क जाए अब क्यों पछताता। ये कांग्रेसी सब कुछ बर्बाद होने के बाद, तबाह होने के बाद अपनी निंद्रा से क्यों जागते हैं और उसके बाद समीक्षा करने के लिए बैठते हैं। अभी 5 साल का इनके पास वक्त, समीक्षा ही करेंगे ये लोग, और तो कोई काम बचा नहीं है इन लोगों के पास, क्योंकि अभी तक इन्होंने नेता विपक्ष भी तय नहीं किया है। कभी अरोड़ा जी का नाम आ रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है। तो इसका मतलब कि अंदरूनी कलह इनका अभी नेता प्रतिपक्ष के लिए भी बहुत ज्यादा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस किस्म की थंडर स्ट्रोम चल रही है, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं। मतलब एक तरह से इनका खुद का गृह युद्ध चल रहा है जी। जो ये पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, अगर ये ध्रुवीकरण ही सिर्फ चलना था तो फिर तो ये पूरे देश में चला सकते, बोल दे ये तो फिर सेंटर में भी सरकार बना सकते थे। जिस ध्रुवीकरण की ये बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन तो कश्मीर में होना चाहिए था, हरियाणा में थोड़ी होना चाहिए था। हकीकत ये है कि ये पोलराइजेशन का इल्जाम जो हमारे ऊपर लगाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 10 वर्ष तक हमने क्या काम किए और 11 साल खुद मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने ये स्वीकार किया कि 11 साल इनका संगठन नहीं है। मैं आपकी डिबेट में, हर डिबेट में यही आके बोलती थी कि कांग्रेस को कांग्रेस ही खाएगी, और यही हुआ। क्योंकि कोई भी पार्टी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट टीम नहीं बढ़ सकती है। ये एक सिंपल साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर आपके पास एक मजबूत टीम नहीं है तो कितना भी बड़ा योद्धा होगा, वो विदाउट टीम कुछ नहीं होगा। ये सिंपल लॉजिक है। इस सिंपल लॉजिक कांग्रेसियों को सब कुछ लुटने के बाद समझ में आ रहा है। ठीक है, बेटर। जब उदय भान जी ये सारी बातें कर रहे हैं, उदय भान जी उस समय कहां थे जब इनसे पूछा गया था कि आपके पास तो 22 जिले अध्यक्ष भी नहीं है, आपके पास संगठन भी नहीं है। मुझे याद है एक डिबेट में विद्रोही भाई बैठे थे, मैंने कह दिया जी इनके पास बूथ में बैठने के लिए भी लोग नहीं है, तो हंस रहे थे ये। लेकिन हकीकत में रिजल्ट तो दिख रहा है ना, साफ सबको पता है। क्योंकि जब आपके पास बूथ लेवल के कार्यकर्ता के अंदर कैसे जोश आएगा। नहीं, आज आपकी बात सही है प्रियदर्शनी जी। आज तो इनके नेता, इनके बड़े नेता खुद ही ये बात कहते हैं कि भाजपा के पास पन्ना प्रमुख थे और हमारे पास तो कोई संगठन नहीं है। इसीलिए ये सवाल है कि हार के बाद ही संगठन की याद क्यों आ रही है। एक बार करनी तक भोग न दाता, नर्क जाए तो क्यों पछताता। अब जब हो गई सारी चीजें, ठीक है, सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गए, हम तो तड़ातड़ काम भी कर रहे हैं, अब काहे के लिए पछता रहे हैं आप लोग। आप कौन सी समीक्षा कर रहे हैं। वही किरण चौधरी जी वाली बात है कि ये तो आप 5 साल बैठ के समीक्षा ही करेंगे। यही नॉर्थ एवेन्यू, कभी AICC, समोसे चाय पी के आ जाएंगे, यही करना है इन लोगों को। मैं बता, चलिए एक बार भाटिया जी के पास चलते हैं। भाटिया जी, विपक्ष भाजपा के पास तो मुद्दा दे रखा है कांग्रेस ने खुद ही कि वो इन पे कटाक्ष करते रहें, लेकिन इनके जो अपने नेता, और जिस तरह से आज मेरी बात हुई इनके सह प्रभारी से, वो कह रहे हैं कि संगठन अब हमारी प्राथमिकता है, संगठन बनाना है, लेकिन बड़े नेताओं के सामने वो कर भी पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। मैंने डायरेक्टली भी उनसे कहा था कि आपकी सुनेगा भी कोई, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज आके चले गए। और आज उदय भान जब ये कहते हैं, जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी संगठन बनाने की, तो बड़ा मजाक सा लगता है। भाटिया जी, ऐसा है नवजोत जी, नमस्कार। विद्रोही जी, आज विद्रोही जी ने कमाल कर दिया। ये लग ही नहीं रहा था विद्रोही जी कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस को नहीं जो है। विद्रोही जी कई बार बहुत खुल के बोल चुके हैं हमारी डिबेट में, बहुत खुल के, काबिले तारीफ है। इसीलिए मैं नवजोत जी, इसीलिए उनकी प्रशंसा ही कर रहा हूँ जी। उन्होंने इतनी बेबाकी से कहा। हाँ। और प्रियदर्शनी जी थोड़ा सा ज्यादा उन पे कर रही हैं, उनको आज नहीं, मैं तुमकी तारीफ कर रही हूँ। मैं तारीफ ही करनी चाहिए। उनकी
विद्रोही जी हमारे जो है सीनियर प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनकी प्रशंसा ही करनी चाहिए। और जो नवजोत जी आपने सवाल पूछा, ये जो सह प्रभारी बनाए गए हैं हरियाणा में, संगठन बनाना इनके बूते की बात नहीं है जी। अगर ये सीधे रास्ते नहीं जाएंगे, सीधे रास्ते नहीं चलेंगे, कांग्रेस हाई कमान को सीधा रास्ता एक ही है। अगर उनको समझ ना आए तो हमारा ये कार्यक्रम देख लें, हमारा सुझाव मान लें। केवल 4 नेताओं को आप बैठाओ और 4 नेताओं से आप उनके नाम लेके उसके बाद जिस पे मर्जी टिक मार करके आप अनाउंस कर दो। ये अशोक टावर 14 फरवरी 2014 को बने थे। प्रदेश अध्यक्ष 5 साल तक रहे, 5.5 साल तक। उन्होंने अनेक बार लिस्टें भेजी, हुड्डा साहब ने नहीं बनने दी। ये बघेल जी बना लेंगे ना, हुड्डा साहब बनने देंगे, और रणदीप सुरजेवाला नहीं बनने देंगे, और अगर कुमारी शैलजा के किसी व्यक्ति को एडजस्ट नहीं करेंगे वो नहीं बनने देंगे। चारों नेताओं को बैठाएं और उनसे बातचीत करके, ये बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत है हरियाणा कांग्रेस की। अब हारने के बाद भी अगर ये नहीं सीखे, उदयभान खुद जिम्मेवार है कुछ ऐसे पत्र जारी करने के, दीपक बावरिया खुद जिम्मेवार है इन सभी चीजों के लिए। वो पार्टी बनकर रह गए थे। दीपक बावरिया हुड्डा साहब के एक जो होता है उनकी बोली बोलने लग गए थे। इस प्रकार कोई भी सभी निष्पक्ष उसको, मुझे जानकारी है दीपक बावरिया से हुड्डा गुट के बिना बाकी नेताओं ने बातचीत करना, उनका फोन उठाना बंद कर दिया था। अब कैसे संगठन बनाओगे जब आप रिपोर्ट ही ऐसी दोगे? लेकिन एक बड़ा सवाल है भाटिया जी, यहाँ पर मेरा आपसे भी और विद्रोही जी से भी ये सवाल करूंगी मैं, और लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मेरी मजबूरी है, लेना पड़ेगा मुझे। ब्रेक के बाद लौटेंगे और हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आज जो सब इतना खुल के बोल रहे हैं वो अभी तक मौन क्यों धारण किए हुए थे। ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज हार के बाद सब खुल के बोल रहे हैं। वो एक लाइन से अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो सभी खुल के बोल रहे हैं, लेकिन आज तक आप चुप क्यों थे? तब भी तो बोलना जरूरी था। तब क्या हम कन्वीनियंस देख रहे थे? और आज भी कन्वीनियंस है। ये मेरा सवाल है, विद्रोही जी से इसका जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। बड़े ही अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सर्जरी ही क्या अब आखिरी विकल्प है, लेकिन ये सर्जरी होगी भी, ये भी अपने आप में उतना ही बड़ा सवाल है। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या है? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। दंगल में बात कर रहे हैं कि क्या हरियाणा कांग्रेस की सर्जरी ही एक अंतिम विकल्प है, और ये बात कौन से नेता उठा रहे हैं? क्या हारे हुए नेता अब बोल रहे हैं, पहले चुप्पी क्यों साधे हुए थे? इसी क्रम में पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने भी अपने दिल का दर्द बयां किया है। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना है। क्योंकि मैं संगठन से जुड़ा आदमी रहा हूं, संगठन की कमी को मैंने पहचाना और अनेकों बार इस बात की आवाज को उठाया कि संगठन का निर्माण होना चाहिए, और संगठन के निर्माण में कौन संगठन को चलाएगा इस बात का भी फैसला सही तरीके से होना चाहिए। संगठन का निर्माण भी हो जाए और संगठन को चलाने वाले सही व्यक्ति ना हो तो उस निर्माण का भी उतना बड़ा फायदा नहीं जी। भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख के लेवल पर काम कर रही थी। हाँ। उनकी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स थी, प्रकोष्ठ थे, महिला मोर्चे थे, युवा मोर्चे थे, किसान मोर्चे थे, और हमारे पास कोई मोर्चा था नहीं। तो कैंडिडेट्स अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटीज में, अपनी पर्सनल मैनेजमेंट से उस चुनाव को लड़ रहे थे।
कहीं इसीलिए मैंने संगठन की कमी की बात आपके सामने रखी है। संगठन की कमी होना हमें एक बहुत भारी नुकसान देके गई है। संगठन के निर्माण की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, प्रदेश अध्यक्ष की रहती है। हाँ। प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश के प्रभारी की रहती है। बिल्कुल। और कंसेंट रहता है पार्टी की हाईकमांड का। जी। प्रदेश के प्रभारी भी बदले गए, इतनी बदलियों के बाद भी कुछ नहीं बदला, और बदला भी तो उस बदले में भी कोई बदली नहीं दिखाई दी। तो उसका क्या करें? बड़ी मजबूरी से कहना पड़ता है, मैं पार्टी के संगठन और नियम से जुड़ा हूं, अनुशासन से जुड़ा हूं, इसलिए बहुत ज्यादा आक्रामक भाषा में नहीं जाना चाहता। लेकिन क्यों लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? तो आज सभी ये सवाल उठा रहे हैं कि संगठन होना चाहिए। अब सब संगठन का रोना रो रहे हैं, तो इतने साल आप चुप क्यों थे? विद्रोही जी, आज सब ये कह रहे हैं संगठन होना चाहिए, संगठन नहीं है। आज भाजपा के संगठन के गुणगान हो रहे हैं, तो संगठन बनाना सबका मिलजुल कर ही सबको संगठन बनाना था। और कुलदीप शर्मा तो एक कदम और आगे जाके कह रहे हैं कि संगठन बन भी जाए, अगर चलाने वाले उसको सही नहीं होंगे तो भी कुछ फायदा नहीं। विद्रोही जी, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले एक लाइन कह के जवाब देता हूँ। जी जी बिल्कुल। देखो, हारे हुए को कोई भी उपदेश दे सकता है। मैं भाजपा को 1980 से 2012 तक का आईना दिखाता हूं। इतनी जुत्तम पजार रहती थी, इतना युद्ध रहता था, आप सोच भी नहीं सकते। हमारे तो मित्र हैं, इनके साथ भी काम किया। और मोदी जी 5 साल हरियाणा की इंचार्ज रहे थे। पुराने अखबार उठाकर देख लो, खुद मोदी जी ने कहा था कि हरियाणा में भाजपा लाइलाज, इसका कुछ नहीं हो सकता, बंजर है, और यहाँ कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला। अब ठीक है, परिस्थितियां इनके अनुकूल हो गई तो वही मोदी है, आज वो महान हो गया, और 5 साल तक वही मोदी बंजर बताता था। ठीक, जीत गए, आप कुछ भी कह सकते हो। मैं तो अपनी बात कहता हूं जी, मैं कोई की बात नहीं करता। भाटिया साहब ने तो आज कहा है ये बात कि भाई इन नेताओं को बैठा लो और नाम ले लो। मैं 5 साल से मेरे कम से कम 10 से वक्तव्य, लिखित वक्तव्य, अखबारों के नाम जारी किए हुए, वो कहता हूं कि ये मांग मैं 5 साल से कर रहा हूं। और मेरी मांग पर एक शैलजा जी तो इतनी क्षुब्ध हुई, उन्होंने मुझे फोन कहा, पूछ लेना कभी, और मैंने ट्वीट किया था, मुझे मजबूर कर दिया वो ट्वीट में डिलीट करूं। उस समय 5 प्रवक्ता थे, मैं भी एक प्रवक्ता था। ओके। और उन्होंने कहा कि विद्रोही जी, वैसे नहीं, मैंने उनके दबाव में नहीं कहा, बोला मैं भाई के नाते आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप तो सीधा मेरे ऊपर हमला कर रहे हो, ये मेरे ऊपर हमला है आपका ट्वीट। मगर मैडम, मैं तो पार्टी को कह रहा हूं, पर फिर अगर आप ये मानती है कि ये निजी हमला है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो ऐसा नहीं कि मैं हमने आवाज उठाई। और जिस कुलदीप शर्मा की बात कर रहे हैं उस पर भी एक लाइन कह देता हूं जी। जब ये कुलदीप शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष था कांग्रेस का, इसके साथ मुलाना के साथ, उस समय सरकार का और हरियाणा का मैं इकलौता प्रवक्ता होता था, एक ही प्रवक्ता होता था, पार्टी का भी सरकार का भी जी। सुरेंद्र भाटिया जी को भी पता होगा। इस कुलदीप शर्मा ने ये इतना काम करने वाला है, मुझे काम नहीं करने दिया और मजबूर कर दिया, और शिकायतें कर 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 मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही लड़ाई करवा दी। और हुड्डा और इनके बहकावे में आकर हुड्डा ने मुझे 2012 में 27 अक्टूबर को सस्पेंड कर दिया। और जब रात को उस हुड्डा ने मेरे को बात की, 28 को हुड्डा ने कहा, यार विद्रोही मैं तो ऐसे गलत कर गया था, आप दोबारा बन लो। मगर मैं नहीं बनूंगा, मैं थूक के चाटने वाले लोगों में नहीं। तो हमारे जैसे लोग तो ईमानदारी से ये बात कहते रहे हैं, पर जो ये बात आज कह रहे हैं संगठन की, ये जब हमारे जैसे लोग बात कहते थे, हम पर टूट कर पड़ते थे। ये मैं आपको कटु सत्य बता रहा हूं, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता। आपने बड़ी बात की है, और आपने अपने ही नेता पर इल्जाम भी लगाया है, ये बड़ी बात है। मैं तो कटु सत्य बोलने का दूं। बिल्कुल। संगठन बनाना अगर नहीं बनने दिया तो हरियाणा के इन नेताओं की प्राथमिक जिम्मेदारी है, और दूसरी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व की है, जो इनके दबाव में आकर निर्णय नहीं करा। अगर वो इनसे लिस्ट मांग लेता, और लिस्ट मांगी है बार बार, मैं सहमत हूं,
और कोई एक सारे नेता अपनी अलग अलग लिस्ट देते थे और वो दबाव अब भी नजर आता है। और मैं समझता हूँ अब नहीं है, अब नहीं है। अब हाईकमान ने तय कर लिया है कि नेताओं को दरकिनार करना है, अगर बकवास ज्यादा करेंगे। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, कोई इनका दबाव नहीं है। अब तो केवल ये दबाव बना रखा है कि भाई समन्वय वाला, कि भाई हम इस तरह का अपना संतुलन बनाए, अध्यक्ष ये हो, विपक्ष का नेता ये हो, और इस तरह संतुलन बनाने के लिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। प्रियदर्शनी जी आपके पास आ रही हूँ। नहीं, इनकी छोड़िए ना, भाजपा के नेता क्या कहते हैं इनकी छोड़िए। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही विद्रोही जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं हुआ, हालांकि आप ही के आज एक प्रवक्ता ने का ये बयान आया। मैडम आप कितनी पुरानी पत्रकार हैं, मुझे आप एक बात का जवाब दे दें। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कब शुरू होती है? जब विधानसभा का प्रथम अधिवेशन होता है नवनिर्वाचित का। नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला अधिवेशन ही 13 तारीख को होगा। हाँ। और जो शपथ समारोह होता है विधायकों का, उसको अधिवेशन में शामिल नहीं किया जाता। चलिए, आपका कहना है कि 13 तारीख तक नाम आ जाएगा। अगर मैं आप ही की बात को बड़ा कर रही हूँ, सुन तो लीजिए एक लाइन पहले। हाँ। सुन तो लीजिए, पहले क्या होता था हरियाणा के अंदर कि विधानसभा में शपथ समारोह, अध्यक्ष का चुनाव और सम्मेलन, जिसको राज्यपाल पहला सम्मेलन को संबोधित करते हैं, वो एक साथ होता था जी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई शपथ समारोह एक दिन में कर लिया और राज्यपाल का वो बाद में करेंगे। ये अधिकार होता है सरकार का, इसमें कोई गलत काम नहीं है। जो भी सरकार मुख्यमंत्री होता है उसका विशेष प्रेरोगेटिव होता है कि वो पहले शपथ अलग करवा ले या बाद में अधिवेशन कर ले। तो क्योंकि कांग्रेस को टाइम मिल गया, अगर 25 के बाद कंटिन्यूस ये करते कि भाई 25 के बाद 26 को राज्यपाल का अभिभाषण करते, तो मजबूरी थी इनको तुरंत अपना नेता चुनने की। अब इनको 13 तक का टाइम, अब स्वाभाविक कुछ 13 से पहले विपक्ष के नेता की भूमिका ही नहीं बढ़ती। मुझे तो आश्चर्य होता है जब। चलिए कोई बात नहीं विद्रोही जी, आप ही की बात मान लेते हैं, यानी कि आपका कहना है कि 13 तक नाम आ जाएगा सामने। नहीं आएगा तो अपनी शिक्षा लेकर कराएगी कांग्रेस की। भूमिका तो 13 से शुरू होगी ना। ओके, जब राज्यपाल का अभिभाषण हो लेगा, पहले कार्रवाई। तो थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। आज 8 तारीख हो गई। आपसे पूछ रहा हूँ, विधानसभा की पहली, भाटिया जी से पूछ रहा हूँ, पत्रकार के नाते आपसे पूछ रहा हूँ, विधानसभा की पहली कार्रवाई कब होगी? राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ही शुरू होती है। ठीक है विद्रोही जी, वो मुद्दा ही नहीं है आज मेरा वो मुद्दा ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। 13 तक और इंतजार करेंगे। पहला विधानसभा का सत्र होगा, नहीं नेता प्रतिपक्ष का नाम आता है तो मुझे उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की खबरें भी सूत्रों के हवाले से हैं कि कांग्रेस अभी थोड़ा और वक्त ले सकती है, नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर लगाने को थोड़ी और ढील दे सकती है और फिर देखे, एक मैसेजिंग देने की कोशिश करे कि अभी हम नाम नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। ये आने वाली बातें हैं। विद्रोही जी 2 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज, मैं बाकियों को भी इस चर्चा में शामिल कर लूं क्योंकि फिर वक्त की कमी हो जाती है। प्रियदर्शनी, आप कुछ कहना चाह रही थी, नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी आपने अपनी बात कही थी, क्योंकि विधानसभा का सत्र है, विपक्ष की अहम भूमिका में कांग्रेस ही है 37 एमएलए के साथ। नहीं, मुख्य भूमिका में है और हम तो चाहेंगे। देखिए, ये किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाते, किसको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाते, ये इनका आंतरिक मामला है। देखिए, ये फैक्ट है, ठीक है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये बोलते हैं हमें लोकतंत्र मजबूत करना है। तो भाई, लोकतंत्र तो तभी मजबूत होगा ना जब आप हमें विपक्षी नेता देंगे, नेता प्रतिपक्ष देंगे और अपनी बात पूर्ण जोर से आप विधानसभा में रखेंगे, चाहे 13 को शुरू हो या कभी भी शुरू हो। जो आपकी जिम्मेदारी है नेता प्रतिपक्ष बनाने की, आप तो पूरी करिए, विधानसभा कभी भी शुरू हो। और मैं आपको गारंटी दे सकती हूं नवजोत जी, 13 तारीख तक भी इनके पास नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा। और ये बात हकीकत है जी, विद्रोही भाई भी जानते हैं, ये बात हकीकत है, फैक्ट है। और ये एक बहुत सोचने वाला है कि कहीं ना, अच्छा नेता प्रतिपक्ष में ऑप्शंस क्या है इनके पास, नाम क्या आ रहे हैं। हुड्डा साहब तो मुझे नहीं लग रहा कि नेता प्रतिपक्ष बनने जा रहे हैं, उनकी इच्छा बहुत है
जो उनकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी जब ओथ सेरेमनी हो रही थी, मुझे लग रहा है जिस तरीके से उन्होंने सीएम के सपने देख लिए थे, उसी तरीके से अपने आप को स्वयं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भी समझ लिया था। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस समय हाई कमान भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, कांग्रेस का हाई कमान भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है इस समय। जहां तक बात हमारी है, हम तो यही चाहेंगे कि भाई आप भी जनता के मुद्दे उठाएं और जो आपको लगता है वो हमें फीडबैक दें। हम तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारा लगातार काम चल रहा है जिस तरीके से चलना चाहिए। इनके नेता हमारे ऊपर उलझुल आरोप लगा रहे हैं कि हमने खाद की कमी कर दी, ये कर दी। ऐसी कोई कमी नहीं है। आज ही अरविंद शर्मा जी का बयान आया है, आपने भी देखा है कि हमारे पास ना खाद की कमी है, ना किसी चीज की कमी है, ना संसाधन की कमी है। सब अपने काम में लगे हुए हैं। इनका अंदर का मैटर ही नहीं खत्म हो रही है। क्या विपक्ष की भूमिका निभाएंगे नवजोत जी? ठीक है, तो मुझे लगता है कि ओके प्रियदर्शनी जी, माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि वक्त की कमी है। भाटिया जी, पूरी बात को समाप्त आप किस तरह से करेंगे? संगठन को लेकर रोना जरूर अब कांग्रेस के नेता रो रहे हैं, लेकिन संगठन बनता हुआ आने वाले वक्त में आप देखते हैं? ऐसा है नवजोत जी, महाराष्ट्र चुनाव के बाद ही विपक्ष का नेता कांग्रेस बनाएगी और उसके बाद ही संगठन बनाया जाएगा। कांग्रेस में जो विद्रोही जी कह रहे थे जब मुलाना जी थे, उसके बाद जब उदय भान को बनाया गया, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, कुल 5 लोगों की बैठक एक दिन नहीं हुई, एक भी बैठक नहीं हुई। बाकी संगठन की बात छोड़ दो, बिल्कुल अभी कांग्रेस में बहुत मंथन की जरूरत है और विपक्ष का नेता बनाना कोई जरूरी भी नहीं है। कोई 5 साल तक लोकसभा में विपक्ष का नेता को मान्यता बीजेपी ने नहीं दी थी, कोई जरूरी नहीं है। हुड्डा साहब जब तक कोई नहीं बनाया जाता, बीइंग ए सीनियर, स्वाभाविक विपक्ष के नेता का काम कर सकते हैं। पिछली बार ओथ सेरेमनी में जब विधानसभा स्पीकर को मंच तक ले जाना था तब भी वो साथ गए थे, चाहे मुख्यमंत्री उनको साथ लेके गए। ऐसा डेमोक्रेसी में जरूरी नहीं है कि 13 तक बनाना है। मुझे ये लगता है, मैं 10 सेकंड आपको बता दूं, कांग्रेस नहीं चाहती हुड्डा साहब को बनाना और वो इस बात से भी भयभीत है कि अगर किसी और को बनाया तो मकेड़ा न खड़ा हो जाए, इसलिए शायद महाराष्ट्र चुनाव के बाद बनाया जाएगा। और जहां तक मेरे पास जानकारी है सूत्रों के हवाले से, हो सकता है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद भी इमीडिएटली कोई ऐसा फैसला ना हो। भाटिया जी, आपने जो कहा कि इसको लंबा मैटर को लटकाया भी जा सकता है, कि देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें एक चीज मैं और बता दूं, जैसे सचिन पायलट को राजस्थान में अगर देंगे, अशोक गहलोत को सेंटर में, हो सकता है कुमारी शैलजा को कोई बड़ा ओहदा दे दिया जाए, केसी वेणुगोपाल के 2 हिस्से कर दिए जाए, कोई संगठन मंत्री 2 बना दिए जाए, तो एक साथ ही किया जाएगा। ये नहीं है भी एक नेता को आप फिर अहमियत दे देंगे और दूसरे को। लेकिन बहुत ही 10 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगी, आने वाले दिनों में अभी कोई बहुत बड़ी सर्जरी आप हरियाणा कांग्रेस के अंदर नहीं देखते हैं कि बहुत कुछ उलटफेर या बदलाव देखने को मिल जाए? इस तरह का अभी नहीं नजर आता। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद ही कुछ होगा, मुझे ये लगता है। चलिए, बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का। माफी चाहूंगी विद्रोही जी, आपके पास दोबारा बात नहीं कर पा रही हूँ, वक्त की कमी है। अगली बार फिर आपसे चर्चा होगी। लेते हैं आपसे इजाजत, क्योंकि अभी इस तरह की बात नहीं लग रही है कि बहुत बड़ा बदलाव हरियाणा कांग्रेस में आने वाले दिनों में होगा। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे क्या होते हैं, किस तरह से चीज़ें आगे सियासत की बढ़ती हैं, वो बहुत मैटर करेगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की के नाम की जो बात चल रही है, उस पर भी अभी कोई मुहर लगती हुई नज़र नहीं आ रही। तो थोड़ा सा इंतज़ार हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अभी और करना पड़ेगा। लेते हैं आपसे इजाज़त, नमस्कार।